जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल होगा। तो हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। ठीक, तो आपको एक फार्मूला हमेशा याद होना चाहिए। ठीक, तो F-32/9 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू, ठीक, और K-273/5 इक्वल टू R/4 भी होता है। लेकिन आपके केवल इतना ही याद किए रहिए, ये आपको सभी क्वेश्चन में यूजफुल होगा। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर दिया है जिसे हम केल्विन में मापते हैं। अब इसमें 300 दिया है। ठीक, तो हम कौन सा रिलेशन लेंगे? ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है, ठीक, डिग्री सेल्सियस है, ये केल्विन, तो हम ये वाला लेंगे। ठीक, तो C/5 इज इक्वल टू K-273/5। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग C इज इक्वल टू, ये 5 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो K के स्थान पर हम लोग क्या ले लेंगे? 300 दिया है, केल्विन -273। ठीक, तो C इज इक्वल टू, इसमें से जब माइनस करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस, यही आपका आंसर। अब देखिए किसके बराबर है, तो 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार ये वैल्यू इस पर रखिए। ठीक, ये कैलकुलेशन करिए, आपका के का मान 300 आ जाएगा केल्विन। ठीक, तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक, आप देखिए जो यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, ये सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। आपके जो चार के चारों ऑप्शन में हम सभी ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जिससे एक क्वेश्चन के जगह पर आपको 4 क्वेश्चन मिल जा रहा है। अगर हम 12 से 15 क्वेश्चन कराते हैं, करीब आपका 50 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। ठीक, देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि बर्फ के बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। ठीक, बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? जैसे ये आइस दे दिया है, आइस को आप देखेंगे पहले शादी विवाह होता था तो हम लोग ये आइस के पूरे सिल्ली लाते थे, बहुत बड़ा रहता था, 1 कुंटल 50 किलो का रहता था। इसको हम लोग क्या करते थे? भूसा में, समझे? भूसा क्या होता है जानता है? जो गेहूं कटाई करने में उसको मड़ाई करते हैं ना, तो उसमें भूसे में रख देते थे। क्यों? क्योंकि भूसे में जब आप रख देंगे, इसमें हवा नहीं जाता था। जब हवा नहीं जाता था तो फिर जो 2-4 दिन बाद जब पार्टी रहता था तो फिर इसको निकाल कर कंडाल में रख दिया जाता था इसको। ठीक, तो जिससे हमारा पानी क्या होता था? वो ठंडा हो जाता था। ठीक, क्यों? क्योंकि उसी प्रकार से आप ये बुरादा होता है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। ठीक, जिसे हम नॉन कंडक्टर बोलते हैं, नॉन कंडक्टर। ठीक, और जो चालक होता है सुचालक, इसे या सुचालक कहेंगे, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, ये समझ में आया नहीं? कंडक्टर कहते हैं इसे, इसे हम सुचालक भी कहते हैं, या तो इसे चालक भी कहते हैं। समझ में आया? इसे चालक भी कहा जाता है, कंडक्टर या चालक कहते हैं। तो इसलिए हम रखते हैं क्योंकि हमारा जो लकड़ी का बुरादा होता है वो कुचालक होता है, वो उष्मा को अवशोषित नहीं करता है। जिस कारण से हम जो बर्फ रख देंगे उसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ हम यदि बुरादा रख दिए, ठीक, बुरादा रख दिए तो ये उष्मा को अंदर जाने से रोक देगा। जब ये बाहर का टेम्परेचर अंदर जाने नहीं देगा, हवा वगैरह जाने नहीं देगा, तो ये क्या काम करेगा? जो ये आइस, ये बर्फ है आपका जैसे का तैसे ही रहेगा, वो उसको गलने गलने नहीं देगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। ठीक, सुचालक वाला आप नहीं लिखेंगे, या बुरादा आसानी से चिपक जाता, ये भी नहीं लिखेंगे। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ठीक, कुचालक होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि बुरादा उष्मा का क्या है? वो नॉन कंडक्टर या कुचालक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, पास्कल किसकी इकाई है? दाब, आर्द्रता, ताप और टेस्ला। देखिए जो ये ताप है ये आपका केल्विन, जिसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक, इसका होता है केल्विन, समझ में? केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, फारेनहाइट होता है, र्यूमर होता है। अगर आपको केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, र्यूमर, इस चारों ऑप्शन में से कोई भी दे तो वो ताप का मात्रक होता है। समझ में? नहीं? अब देखिए जो टेस्ला होता है वो मैग्नेटिक क्षेत्रक होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक होता है। समझ गया? अब ये टेस्ला होता है। अब इसी जहां पर दे दे कि मैग्नेटिक
फ्लक्स का, समझना है, क्योंकि दोनों रिलेटेड है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक। इसका मात्रक वेबर होता है, जिसे WB से लिखा जाता है। ये किसका मात्रक टेस्ला? ये मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक है। आर्द्रता आपको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ये होगा नहीं। अब देखिए दाब, दाब आपका ऑप्शन सही है। अब देखिए जो दाब होता है जिसे हम प्रेशर कहते हैं, प्रेशर, इसका कई मात्रक होता है, एक ही बार आप देख लीजिए। ठीक, इसका मात्रक एक पास्कल भी होता है, ठीक, ये भी है। और जो P इक्वल टू होता है F/A होता है, इसका F का फोर्स है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक ये भी हुआ, पास्कल भी हुआ, और एक मात्रक बार भी होता है, समझ में आ गए, बार भी होता है, और एक टोर भी होता है। ठीक, ये तो आपका यहाँ पर 4 मात्रक हो गया। कौन सा? दाब का मात्रक पास्कल, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एक बार होता है, एक टोर होता है। ठीक, इसका ये सभी मात्रक होता है। एक डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक, डाइन प्रति सेमी स्क्वायर होता है, सीजीएस पद्धति में होता है, समझ में आया कि नहीं? ये एमकेएस पद्धति में है, समझ में आया? ठीक, एमकेएस पद्धति में है, तो इसको आप ध्यान देंगे। इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार, टोर और डाइन प्रति सेमी स्क्वायर भी होता है। ठीक, दाब का मात्रक एक ही बार आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक, आपको हमेशा काम देगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, प्रकृति मतलब नेचर, नेचर क्या होता है? ठीक, अब देखिए जो ध्वनि तरंग होता है वो हमेशा इस फॉर्म में चलता है, ये विरल संपीड़न, विरल संपीड़न, इस तरह चलता है, विरल संपीड़न, ठीक, विरल संपीड़न, सघन विरल बोलते हैं, समझना है? सघन मतलब सघन, और विरल, विरल मतलब दूर दूर, सघन मतलब पास पास, ठीक, समझ में आएगा नहीं? तो इस प्रकार से, जैसे दूर दूर, फिर पास पास, फिर दूर पास पास, इस तरह से चलता है, जिसे हम सघन विरल, सघन विरल कहते हैं, समझ में? विरल मतलब दूसरे, ये क्या हो गया? विरल हो गया, ठीक, ये सघन हो गया, सघन हो गया। तो ये भी क्या? सघन हो गया, ये विरल हो गया, समझ में? तो ये एक बार सघन चलेगा, एक बार विरल चलेगा, आप कोई भी लिख सकते हैं, पहले फिर सघन फिर विरल, ठीक, इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। अगर इसी को दूर दूर कर देंगे, ठीक, अब देखिए, अब जो इसकी प्रकृति होती है वह अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जिसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है, समझे? ये यह साउंड का ध्वनि तरंग होता है। अब देखिए जो ट्रांसवर्स वेव होता है ये आपका लाइट होता है, प्रकाश का, समझ में? ये प्रकाश का होता है, ये प्रकाश जब भी चलता है तो इस फार में चलता है, समझ में? इसमें एक श्रिंग और गर्त होता है, श्रिंग ऊपर कहते हैं, नीचे को गर्त कहते हैं, जिसे क्रेस्ट और टॉर बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं? तो इसमें श्रिंग और गर्त होता है, ये प्रकाश। अगर आपसे पूछे इसी जगह प्रकाश तरंग की प्रकृति क्या होती है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए, जिसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ध्वनि तरंग की प्रकृति क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग, जिसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। ये एक बार विरल सरल, एक बार विरल सघन चलेगा, समझ में आया कि नहीं? जैसे आपका कोई कीड़ा वगैरह नहीं देखते हैं, केचुआ नहीं देखते हैं, इस प्रकार से आगे चल के घसकता है, केचुआ नहीं चलता है, सब खेत में जो केचुआ मिलता है, कोई कीड़ा भी होता है, देखिए ऐसे चले, ऐसे चलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे चलेगा, नीचे आएगा, समझ में आएगा नहीं? तो ये सब क्या है? आपका ध्वनि तरंग कैसा है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक, समझ गए? कि अवस्रव है, इंफ्रासोनिक तरंग की आवृत्ति होती है, ठीक। यहां से एक चीज आप समझिए पहले, जो v इक्वल टू एन लेमडा होता है, एक रिलेशन होता है, ठीक, तो v अपान एन इज इक्वल टू लेमडा, तो आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका वेवलेंथ बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, समझ में? अगर वेवलेंथ घटा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, ठीक। एक चीज यहाँ पर आप देखिए, इसमें आपको 3 चीजें आपको प्राप्त होगी, एक ऑडियोवल वेव, इंफ्रासोनिक, एक अल्ट्रासोनिक, तीनों हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक। एक पहला इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, फिर ऑडिएबल, फिर अल्ट्रासोनिक, इसमें हम तीनों आपको बता दें। अल्ट्रासोनिक वेव होता है, देखिए ये इस प्रकार से चलता जाएगा, यहाँ पर कम होता जाएगा। अब देखिए जो यहां से लेकर यहां तक होता है, ठीक, यहां से लेकर यहां तक, यही हमारा इंफ्रासोनिक होता है, इंफ्रासोनिक वेव होता है, ठीक। और यहां से लेके यहां तक, ठीक, ये हमारा ऑडिएबल वेव होता है, ऑडिएबल होता है। और यहां से लेकर यहां तक इसे अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है,
समझ में आएगा नहीं? अब देखिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है और जो ऑडिबल होता है वो हमें सुनाई क्या कितना देता है, लेमडा। लेमडा होता है वो 60.6 मीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं 70 मीटर भी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होता है, ये ऑडिएबल होता है। इसी को हम सुन सकते हैं। ठीक, अब जब इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाता है 2 सेंटीमीटर से अधिक, 2 सेंटीमीटर से कम होता है। समझना, ये क्या होता है, इंफ्रासोनिक वेव। 2 सेंटीमीटर से कम क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है। अब इसका वेवलेंथ क्या होगा, ये आपका क्या होगा, यहाँ पे 17 लिख दे, यहाँ 17, तो 17 मीटर से अधिक होता है। समझना, इसका 17 मीटर से अधिक वेवलेंथ होता है, दो के बीच में, यही आपका वेवलेंथ होता है। समझना, इसके बीच में यही वेवलेंथ होता है। तो यहाँ पर भी यही इसके बीच में वेवलेंथ, दो श्रृंग या गर्त के बीच के दूरी को हम लेमडा कहते हैं, जिसे हम वेवलेंथ कहा जाता है। या तो दो ये श्रृंग श्रृंग के बीच में या गर्त गर्त के बीच में होता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि अगर ये जो श्रव्य तरंगे होती है जिसे हम सुन सकते हैं, ये 20 हर्ट्ज से लेकर, ठीक, जो हर्ट्ज है वो फ्रीक्वेंसी का मात्रक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000, 20,000 जिसको हम 20,000 हर्ट्ज लिखते हैं। समझ ना, इसी के बीच में हम सुन सकते हैं। या तो 20 हर्ट्ज से ये 20 के भी लिखते हैं, के हर्ट्ज, के का मतलब हजार होता है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में होता है। ठीक, ये सुन सकते हैं। अब जो इसके एवब होता है ये 20,000, 20,000 के, ठीक, ये 20,000, 20,000 हर्ट्ज होता है, से अधिक होगा। समझ में, 20,000 से ये अधिक होगा। और ये क्या होगा, 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से कम होगा। समझ आएगा? तो जो 20 हर्ट्ज से कम होगा उसे इंफ्रासोनिक कहेंगे। ये हम सुन नहीं सकते हैं, कुत्ता बिल्ली जानवर ये सब सुन सकते हैं। इसको भी हम नहीं सुन सकते जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, क्योंकि इसको भी जानवर वगैरह चमगादड़ सुन सकते हैं, लेकिन हम नहीं सुन सकते, क्योंकि जो हमें सुनाई देता है वो केवल इसी के बीच में सुनाई देता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या किया है कि 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम क्या है, वो इंफ्रासोनिक है। ठीक, ये इंफ्रासोनिक है, इंफ्रासोनिक वेव होता है। समझ में? अब जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है, देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसके अकॉर्डिंग जिसे इसके ऑडियोबल होता है, इसी के बीच में हम सुन पाएंगे, अन्यथा नहीं सुन पाएंगे। तो हमारा जो ये वाला होगा ये क्या, ऑडियोबल होगा। ठीक, ये ऑडियोबल होगा। ठीक, अब 20,000 से अधिक है, समझ में, 20,000 से अगर अधिक है तो हम कौन इसमें है, 20,000 से अधिक, ये क्या हो जाएगा हमारा, अल्ट्रासोनिक। ठीक, अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। ठीक, इसमें आप तीनों तीनों क्वेश्चन आप देख लिए। ठीक, किस प्रकार से आ रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अवस्रव तरंगे क्या क्या कि 20 हर्ट्ज से कम, तो 20 हर्ट्ज से कम, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि का तारत्व, तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है। ठीक, जो तारत्व होता है जिसे हम पिच कहते हैं, ये पिच जो है ये इनवर्सली टू फ्रीक्वेंसी होता है, जिसे आवृत्ति कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। ये क्या काम करता है, अगर जैसे यहाँ पर समान दूरी है इसके बीच में, अगर फ्रीक्वेंसी की संख्या मान लीजिए इतने के बीच में है 10, इसके फ्रीक्वेंसी की जो संख्या या n इक्वल टू मान लीजिए कि 100 है, ठीक, 1000 है फ्रीक्वेंसी की संख्या। ठीक, अब यही इतने ही बीच में, ठीक, फ्रीक्वेंसी की संख्या सपोज करिए ये n इक्वल टू ये 900 है, 900 फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी की संख्या ज्यादा है, जो जिसमें फ्रीक्वेंसी की दूरी समान रहेगा, दूरी समान रहेगा। ठीक, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की संख्या अधिक है, ठीक, इसमें फ्रीक्वेंसी की संख्या कम है। जिसमें फ्रीक्वेंसी की संख्या अधिक रहेगी वो आवाज मधुर सुनाई देगी, मधुर सुनाई देगी, जैसे कोयल हुआ, ठीक, और लेडीज हुआ माने गर्ल्स जो होता है, गर्ल्स जो होती है उनका। इसलिए आप देखते होंगे गर्ल्स जो होती हैं उनकी आवाज बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण भजन वगैरह में सुनने में अच्छा लगता है। ठीक, तो इनका क्या, इनकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, जिस कारण से इनका आवाज मधुर हो जाता है, समझा, सुनने में अच्छा लगता है। और जिनकी फ्रीक्वेंसी संख्या कम होती है उनका आवाज भारी होता है, जैसे गधा हुआ, गधा, घोड़ा, ठीक, आपका शेर, शेर, ठीक, घोड़ा
आदमी, आदमी भी क्या आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होती है। आप देखते होंगे गर्ल्स की आवाज सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आदमी की आवाज सुनने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की संख्या कम होती है। समझ में आया? तो इसमें आपका आवृत्ति पर डिपेंड करता है। जो इंटेंसिटी होता है, देखिए इंटेंसिटी को तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आई इक्वल टू होता है, ठीक, पी बाई ए होता है। पी का क्या, पावर, पी को इसके लिखेंगे वाट, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, एक मात्रक इसका भी हो गया, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहां पर आ गया, अब देखिए जो तीव्रता होता है, तीव्रता एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है। जैसे यहाँ एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, इसके जो बीच की जो लंबाई, इसी को ए कहते हैं, इसकी ऊंचाई, इसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ए इक्वल टू एम्पलीट्यूड होता है, ठीक। अगर जितना अधिक रहेगा एम्पलीट्यूड, ये साउंडनेस को बताता है, समझा? ये किसको बताता है, लाउडनेस को बताता है, लाउडनेस को बताता है कि लाउडनेस कितना अधिक है या कम है, ठीक। जैसे डीजे होता है, उसको लाउडनेस इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आवाज बढ़ेगा घटेगा, तो ये आवाज को बढ़ाता और घटाता है, ठीक। ये इसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, यही एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। जो भागों के, जो विमान होता है उसके आंतरिक भागों की सफाई के लिए हम जो यूज करते हैं वह पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं, क्योंकि जो पराश्रव्य तरंगे होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है 2 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक। जैसे ये बहुत छोटी होती है, ठीक। जितने छोटी वेवलेंथ रहेगा वो उतना ही अंदर तक चला जाएगा, जिसका वेवलेंथ अधिक होगा वो अंदर तक नहीं जा पाएगा। तो अंदर तक सफाई करने के लिए वेवलेंथ हमें कम चाहिए, तो जो हमारा पराश्रव्य होता है इसकी वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर से कम होती है, इसलिए हम सफाई के लिए पराश्रव्य तरंगे का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलता है। देखिए ध्वनि सबसे तेज चलता है जिसे हम साउंड कहते हैं, ये होता है सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैस होता है, ठीक। इसे आप याद कर लेंगे, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, बहुत कर देगा आपको, उलट पुलट कर दे देगा, लेकिन क्वेश्चन आपको यही रहेगा, यही सॉलिड इधर लिख देगा, गैस इधर ले, कोई दिक्कत है नहीं। अगर इसी जगह सॉलिड लिख दिया इज ग्रेटर देन लिक्विड, ठीक, गैस लिख दिया तो आप कंफ्यूजन नहीं ना होंगे, यही चीज लिखा हुआ है। तो जो सॉलिड होगा उसमें सबसे ज्यादा ध्वनि होता है, ध्वनि के लिए हमें मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक। इसके ध्वनि के लिए हमें मीडियम की आवश्यकता होती है, बिना मीडियम के नहीं जा सकता है। लेकिन जो लाइट होता है जिसे हम प्रकाश कहते हैं, ठीक, प्रकाश कहा जाता है, इसके इसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ये किसने दिया था, ये लाप्लास ने दिया था, ठीक। ये लाप्लास ने इसको दिया था 332 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा आप 330 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, जिसके कारण से आपको आसानी से क्वेश्चन कट जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु में ध्वनि का वेग होता है, किस पर डिपेंड करता है, तापमान बढ़ने से बढ़ता है, तापमान घटने से घटता है, ए बी दोनों। अब देखिए वायु में ध्वनि, ध्वनि के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, एम एस धोनी नहीं है क्रिकेटर वाला, ठीक। ये साउंड में हमें इसमें मीडियम की आवश्यकता होती है, ये तो आप समझ रहे हैं। तो ध्वनि में ये ईयर में क्या कण है, ठीक, कण है। जब हम इसे ताप अधिक देंगे तो जो कण का साइज है वो छोटा हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, कण की साइज छोटा हो जाएगा। जब छोटा होगा कण की साइज तो ये मूव तेजी से करेगा, समझ आएगा, ये मूव तेजी से करेगा। जब मूव तेजी से करेगा तो इसका मतलब क्या, ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि की भी चाल बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कण होता है इसी पर कण के ऊपर ही तो बैठा रहता है साउंड, साउंड बैठा रहता है। जब कण जल्दी जल्दी मूव करेगा इसका मतलब साउंड में मूव करेगा, वो जल्दी से जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ताप अगर बढ़ेगा, ठीक, ताप अगर बढ़ेगा तो आपका जो साउंड है, ध्वनि है, ठीक, वो भी बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली समानुपाती होता है, समझ में आएगा, एक दूसरे के समानुपाती होता है, ठीक, समझ गए। इसका मतलब घटने पर भी, अगर ये साउंड घटेगा, ताप घटेगा तो साउंड भी घटेगा, जब साउंड ताप बढ़ेगा तो साउंड भी बढ़ेगा, एक ठीक समझ में आया। इसको याद कर लीजिए, ये ताप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साउंड को होता है, ठीक। ये हो जाएगा, ताप तापमान बढ़ने से
बढ़ता है, और बी भी होगा तापमान घटने से घटता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया है कि पराध्वनिक, देखिए पराध्वनिक अल्ट्रासोनिक कहते हैं या तो सुपरसोनिक कहा जाता है। विमान उड़ते हैं, ठीक, जो पराध्वनिक होते हैं जिसे अल्ट्रासोनिक कहते हैं, जिसकी साउंड का वेव होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, अब जो पराश्रव्य तरंगे होता है ये हमेशा ध्वनि के चाल से अधिक होता है, जब भी रहेगा तो 332 से अधिक ही रहेगा। ठीक, तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से होता है। ठीक, ध्वनि की चाल से नहीं होगा, कम चाल से भी नहीं होगा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। ध्वनि की चाल से जब भी रहेगा तो हमेशा इसकी चाल से अधिक ही रहेगा, पराध्वनिक कम नहीं होगा। समझ में आएगा नहीं? ठीक, ये 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, 600 होता है, लेकिन 300 नहीं हो सकता है, या 330 332 नहीं, 332 से कम नहीं हो सकता है। समझ में आएगा नहीं? जब भी रहेगा उससे अधिक ही रहेगा। ठीक, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैक अंकों का प्रयोग वेग, देखिए यहाँ पर वेग दिया है जिसे वेलोसिटी कहते हैं, वेग या स्पीड के संबंध में किया जाता है। मैक संख्या हमें निकालने के लिए, समझ रहा है, मैक संख्या हमें निकालने के लिए हम वस्तु की चाल, ठीक, वस्तु की चाल देखते हैं, वस्तु की चाल जितना रहेगा अपान ध्वनि की चाल, ध्वनि का स्पीड हम याद लेते हैं। अब देखिए वस्तु की चाल जैसे वायुयान है, वायुयान की चाल जो ध्वनि की चाल से कई बहुत गुना अधिक रहता है। जैसे मान लीजिए ये 1000 स्पीड से जा रहा है मीटर पर सेकेंड, और ध्वनि की चाल होती है 330, आप लिखेंगे 332 नहीं लिखेंगे। ठीक, इसको जो काटेंगे वो आएगा, वो आपका क्या मैक संख्या निकल जाएगा। ये 3 3 9 नियर अबाउट मान लीजिए कि 3 से अधिक आएगा। ठीक, वो हमारा मैक संख्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए ध्वनि की चाल मान लीजिए 660 है, 660 है, ठीक, ये वायुयान की चाल 660 है, ध्वनि की चाल 330 है मान लीजिए। ठीक, इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, 3 6 से 2 बार में कट जाएगा, 2 बार, तो 2 आपका मैक संख्या हो गया। समझ आए, मैक संख्या नंबर बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये क्या वायुयान के रिस्पेक्ट में आप लेंगे। ठीक, ये आप फार्मूला याद कर लीजिए। मैक मोन कोई भी दे वस्तु की चाल अपान साउंड की चाल, भाग दे देंगे, कम रहेगा या अधिक रहेगा, मैक संख्या निकल जाएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। देखिए हर चीज का एक मेजरमेंट होता है, जैसे कपड़े का मीटर होता है, दूध को मापने के लिए लीटर होता है, उसी प्रकार जो साउंड होता है, तो साउंड को हम मापने के लिए हमेशा डेसिबल का प्रयोग करते हैं, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, डेसिबल का, जिसे हम डीबी लिखते हैं। ठीक, जिसे हम डीबी लिखते हैं, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये सब ऑप्शन तीनों गलत है, थर्ड ऑप्शन आपका सही डेसिबल हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है, सिर्फ ध्वनि की तीव्रता होती है। अब जिसे इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी क्या होता है, ये लाउडनेस को बताता है, ये लाउडनेस को बताता है, मतलब कि आप इस शोर को बताता है, साउंड अधिक हुआ कम हुआ उसको बताता है। ठीक, तो ये हमारा जो हम लोग जनरली बातचीत करते हैं, जिससे देखते ना कहीं कि डीजे होता है तो आप कान बंद कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपको वहां पर काफी डिफेक्ट करता है, जो नुकसान पहुंचाता है। तो हम लोग जो साधारण बातचीत करते हैं उसमें हम लोग को 30 से 40 डेसिबल होना चाहिए, जिसे डीबी लिखा जाता है। ठीक, अगर इसके बीच में रहेगा तो हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम लोग आसानी से रहेंगे और हमारे कान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर इससे अधिक होता है तो वो धीरे धीरे नुकसान होने लगता है, लेकिन फिर भी आप 50 60 70 तक भी कुछ नहीं होता है, लेकिन वो आपको धीरे धीरे इफेक्ट करने लगता है। जैसे डीजे हुआ वो तो 100 डेसिबल 120 130 डेसिबल बजता है, फिर 150 डेसिबल तो बजता है, कोई कोई 200 डेसिबल बजता है, उसमें आपका कान फटने की संभावना रहती है। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।